हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का 5वां पार्ट। देखिए, कल अपनों ने बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और मैंने आपको कल बताया था कि जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना में मुख्य दो भाग होते हैं। पहला माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक। और जो माइक्रोस्पोरेंजियल वाल है यह 4 स्तरीय होती है, 4 स्तरीय। ठीक। सबसे बाहरी स्तर बताया था मैंने आपको एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीसियम, फिर नंबर 3 मिडिल लेयर, और नंबर 4 टेपिटम। अब एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक कोशिका मोटी होती है, यानी एक स्तरीय होती है, और यह सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, सुरक्षात्मक आवरण। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है कि सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस है और ये एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। फिर बात की थी अपनों ने एंडोथीसियम की, और कल मैंने आपको ये बताया था कि जो एंडोथीसियम है वो परागकोश के स्फुटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की भित्तियों पर सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। एंडोथीसियम जो है उसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों पर सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। ठीक। और इस कारण जो एंडोथीसियम है वो आर्द्रताग्राही होती है, यानी नमी को शोषित करती है। एक बात तो ये। ठीक। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक, ये परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। किस प्रकार होती है वो अपने आगे देखेंगे जब टॉपिक आएगा, परागकोश स्फुटन। और दूसरा जो बिंदु है इसमें वो ये है कि जो सेल्स है वो आपस में केलोज बैंड द्वारा जुड़ी होती है। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में केलोज बैंड द्वारा जुड़ी होती है। ठीक। जैसे ये एंडोथीसियम की सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, इस तरीके से, और इनके बीच में इस तरह मिलेगा केलोज बैंड, केलोज बैंड, और ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं, ठीक, जहां पर केलोज बैंड अनुपस्थित होता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब देखिए, ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनके मध्य में केलोज बैंड अनुपस्थित है। ठीक। इन कोशिकाओं को कहते हैं स्टोमियम सेल्स। क्या कहेंगे? स्टोमियम सेल्स। तो वे कोशिकाएं जिन पर केलोज बैंड अनुपस्थित होता है उनको स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं, स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। ठीक। तो वे कोशिकाएं जिन पर या जहां केलोज बैंड अनुपस्थित होता है उनको स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं।
ठीक। और ये जो स्टोमियम कोशिकाएं हैं, ठीक, ये भी परागकोश के स्फुटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो परागकोश के स्फुटन से संबंधित दो बातें होगी, ठीक है, कि परागकोश का स्फुटन जो है उसमें जो दो बातें वो क्या है कि जो एंडोथीसियम है वो आर्द्रताग्राही होती है, ठीक, ये प्रॉपर्टी भी परागकोश के स्फुटन में, ठीक, महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि जो स्टोमियम सेल्स है वो भी परागकोश के स्फुटन में भूमिका निभाएगी, ठीक। अब किस प्रकार स्टोमियम सेल्स परागकोश के स्फुटन में भूमिका निभाती है वो अपने आगे जो टॉपिक, ये जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है मिडिल लेयर। देखिए जो मिडिल लेयर है ना वो 2 से 3 स्तरीय होती है, 2 से 3 स्तरीय। ये एपिडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, सॉरी फिर एंडोथीसियम, और फिर ये जो है ना अपनों जैसे 2 स्तरीय दिखा दी यहाँ पर, एक स्तर ये रहा और एक स्तर ये रहा। तो ये जो मिडिल लेयर है ये 2 से 3 स्तरीय होती है। और जो मिडिल लेयर है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मर्दूतकी होती है भी। क्या होती है? मर्दूतकी, पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस। तो मिडिल लेयर यानी मध्य परत 2 से 3 स्तरीय होगी और इसकी कोशिकाएं मर्दूतकी होगी, जैसे ये यहाँ पर शो कर दी मिडिल लेयर। और जो सबसे अंतिम जो स्तर है वो है टेपिटम। तो अब अपने टेपिटम की बात कर लेते हैं। देखिए जो टेपिटम है उसको हिंदी में अपने पोषक परत कहते हैं, टेपिटम। इसको क्या कहते हैं? पोषक परत। और जो टेपिटम है वो बीजाणुजन उत्तक और परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो टेपिटम की यहाँ पर जो भूमिका है वो ये है कि स्पोरोजेनस टिश्यू या परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने कैसे पहचानेंगे कि ये टेपिटम की कोशिकाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, तुलनात्मक रूप से बड़ी। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये जो कोशिकाएं हैं ये टेपिटम की कोशिकाएं हैं जो तुलनात्मक रूप से बड़ी हैं। और दूसरी बात कि जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्र की होती है, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक। तो ये दो बातें हैं टेपिटम की। अब देखिए अगर अपने बात करें टेपिटम के प्रकार की तो टेपिटम के 2 प्रकार है, ठीक है। पहला है अमीबोइड प्रकार और दूसरा है ग्लैंडुलर टाइप या प्रकार। तो टेपिटम के प्रकार की बात करें अपने, टाइप ऑफ टेपिटम, पहला है अमीबाब, अमीबोइड टाइप, और दूसरा है ग्रंथिल प्रकार या ग्लैंडुलर, ठीक। तो ये 2 प्रकार है, अमीबाब और ग्रंथिल। सबसे पहले अपने अमीबाब की बात करते हैं। अमीबाब या अमीबोइड टाइप टेपिटम। देखिए इस प्रकार की जो टेपिटम है यह आद्य एंजियोस्पर्म में मिलती है, आद्य एंजियोस्पर्म्स में, ठीक। आद्य कौन है? हिंदी में आद्य हो गया, इंग्लिश में कहेंगे प्रिमिटिव,
ठीक। आद्य या प्रिमिटिव का मतलब होता है कि मतलब ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, जिनका उद्भव पहले हुआ है या जो तुलनात्मक रूप से सिंपल है, ठीक, उनको कहते हैं आद्य। अब देखिए इस प्रकार की टेपिटम में क्या होता है कि जो टेपिटम है, टेपिटम मध्य स्तर से सारा पोषण यानी पोषक पदार्थ सारा पोषण अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार की टेपिटम में क्या होगा कि इस प्रकार की टेपिटम जो है ना, इस प्रकार की टेपिटम ये मध्य स्तर से सारा भोजन या सारा पोषण, ठीक, आप भोजन कर दो ज़्यादा बेटर रहेगा, सारा भोजन, ठीक, या पोषक तत्व अवशोषित कर लेती है, ठीक। और इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए टेपिटम मध्य स्तर से भोजन अवशोषित कर ले, जैसे कि ये मध्य स्तर अपना, ठीक, और मध्य स्तर में जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व या जो भोजन है, उसको कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, टेपिटम, ठीक। जैसे यहाँ से भोजन टेपिटम में आ जाएगा तो भोजन के भाव में जो मध्य स्तर है वो क्या हो जाएगा, मृत, मध्य स्तर क्या हो जाएगा, मृत, ठीक। फिर क्या होगा कि जो संग्रहित भोजन है ना, उसको संग्रहित भोजन को यानी संग्रहित भोजन यानी जिसको अवशोषित कर लिया है, ठीक, जैसे ये मध्य स्तर था, इसमें जो भोजन था वो टेपिटम में आ गया है और वो टेपिटम में अब संग्रहित है, तो संग्रहित भोजन को टेपिटम विशिष्ट संरचनाओं में परिवर्तित कर देती है। विशिष्ट संरचनाओं में संग्रहित भोजन को टेपिटम विशिष्ट संरचनाओं में परिवर्तित कर देती है, ठीक। और इन संरचनाओं को, ठीक, अपने कहते हैं प्रोटोप्लास्ट काय, ठीक, प्रोटोप्लास्ट बॉडी या काय। तो देखिए जो संग्रहित भोजन है ना, उसको टेपिटम विशिष्ट संरचनाओं या कणिकाओं भी आप लिख सकते हो, कणिकाओं में परिवर्तित कर देती है, ठीक। और इन कणिकाओं को या इन विशिष्ट संरचनाओं को अपने कहेंगे प्रोटोप्लास्ट बॉडी, ठीक। अब क्या होगा, जो टेपिटम है, ठीक, टेपिटम की जो आंतरिक भित्ति है वो घुल जाएगी। जो टेपिटम है, ठीक, ये टेपिटम है और जैसे ये मान लीजिए ये वो कणिकाएं हैं या जो विशिष्ट संरचनाएं हैं, ठीक, या आप कह सकते हो कि ये संग्रहित भोजन की कणिकाएं हैं, रिजर्व फूड मटेरियल है। इस प्रकार थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं, ठीक, ये कणिकाएं हैं। अब क्या होगा कि जो टेपिटम की जो वाल है, ठीक, टेपिटम की जो आंतरिक भित्ति है जो अंदर की तरफ है वो नष्ट हो जाएगी। टेपिटम की आंतरिक भित्ति नष्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, ठीक, जो प्रोटोप्लास्ट काय है यानी जो कणिकाएं हैं, ठीक, वो गुहा में मुक्त हो जाएगी, बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाएगी। तो देखिए ये जो कणिकाएं हैं या जो विशिष्ट संरचनाएं हैं, भोजन कणिकाएं, जिनको अपने नाम क्या दिया है, प्रोटोप्लास्ट बॉडी। जब सेल वॉल नष्ट हो जाएगी, जैसे ये सेल वॉल मान लीजिए नष्ट हो गई, तो ये जो कणिकाएं हैं या जो प्रोटोप्लास्ट बॉडी है, ये इस बीजाणुधानी की गुहा में, गुहा का मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ, ये अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है सेंटर में, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट जो बॉडी है ये स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ मुक्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब इन प्रोटोप्लास्ट कायों को अपने कहेंगे पेरिप्लाज्मोडियम, पेरिप्लाज्मोडियम,
पेरीप्लाज्मोडियम। तो देखिए इसमें हुआ क्या, पहले वो दोबारा देखिए जल्दी से अपने कि अपने टाइप ऑफ टेपिटम पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो है अमीबोइड टेपिटम, ठीक, अमीबोइड टाइप। और ये किसमें मिलती है? आद्य एंजियोस्पर्म में मिलती है। आद्य का मतलब है प्रिमिटिव, ठीक है। एक तो होता है प्रिमिटिव, एक होता है एडवांस, ठीक है। प्रकृति में जिसका उद्भव पहले हुआ है ना उसको अपने नॉर्मली मानते हैं प्रिमिटिव, और जो बाद में होता है उसको कहते हैं एडवांस, या जिसकी बॉडी सिंपल है, ठीक, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तुलनात्मक रूप से, उसको कहेंगे प्रिमिटिव। और जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको कहते हैं एडवांस। तो इस प्रकार की टेपिटम आद्य एंजियोस्पर्म में मिलती है, ठीक। और इस प्रकार की टेपिटम में क्या होगा, जो टेपिटम है वो मध्य स्तर से सारा भोजन अवशोषित कर लेगी। ये अपना मध्य स्तर हो गया, मिडिल लेयर। और इसमें जो भी पोषक तत्व है, जो भी भोजन है, उसको कौन अवशोषित कर लेगा? टेपिटम। और इस भोजन को जो टेपिटम है वो विशिष्ट संरचनाओं या कणिकाओं में परिवर्तित कर देगी। विशिष्ट संरचनाओं या कणिकाओं में, ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित कर देगी। और इन संरचनाओं या कणिकाओं को अपने क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट बॉडी, ठीक। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अपनी प्रोटोप्लास्ट बॉडी होगी इस तरीके से। अब क्या होगा कि जो टेपिटम है उसकी आंतरिक भित्ति नष्ट हो जाएगी, ठीक। आंतरिक भित्ति क्या हो जाएगी? नष्ट। जैसे आंतरिक भित्ति क्या होगी? नष्ट होगी। और ये जो प्रोटोप्लास्ट बॉडी है ये बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाएगी, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ ये मुक्त कर दी जाएगी। फिर इनको कहेंगे, मुक्त होने के बाद में इन संरचनाओं का या इन कणिकाओं को अपने क्या कहेंगे? पहले तो क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बॉडी। और जब मुक्त हो जाएगी गुहा में या स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ जब मुक्त हो जाएगी तब इनको कहेंगे अपने पेरीप्लाज्मोडियम। और ये क्या करेगी? पेरीप्लाज्मोडियम ये जो स्ट्रक्चर है, यानी जो पेरीप्लाज्मोडियम है, ये परिवर्तित होते हैं लघु बीजाणुओं को या स्पोरोजेनस टिश्यू को घेर कर उनको पोषण देगी। तो ये जो पेरीप्लाज्मोडियम जो नामक संरचनाएं हैं ये परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को घेर कर पोषण प्रदान करती है, ठीक। और अपने उदाहरण देखें कि इस प्रकार की टेपिटम किस में मिलती है? तो टाइफा, अपने उदाहरण लिख सकते हैं टाइफा, कि टाइफा है ना वो एक प्रकार का प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, और टाइफा में इस प्रकार की टेपिटम में मिलती है। अगली जो टेपिटम है वो है ग्रंथिल टेपिटम। ग्लैंडुलर। देखिए जो ग्रंथिल टेपिटम है उसमें जो टेपिटम की जो भित्ति है वो नष्ट नहीं होती, ठीक। जैसे कि जो पहले वाली थी अमीबोइड, उसमें क्या था कि जैसे उन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो वाल है ना, ये वाल है, ये भित्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये भित्ति नष्ट नहीं होगी, ये भित्ति कंटिन्यू रहेगी, इस तरीके से ये नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार की टेपिटम में क्या होगा कि जो टेपिटम वाल है वो नष्ट नहीं होती है। अभी पहले वाले में नष्ट हो गई थी और इसमें नष्ट नहीं होती है। टेपिटम वाल नष्ट नहीं होती। इसमें क्या होगा कि जो पोषक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थ है, ठीक, उनका स्रावन किया जाएगा। टेपिटम क्या करेगी? टेपिटम में जो भी पोषक तत्व है, जो पोषक पदार्थ है, ठीक, उनको बीजाणुधानी की गुहा की तरफ या बीजाणुजन उत्तक की तरफ उनको स्रावित करेगी इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर पोषक पदार्थ है मान लीजिए, और इस प्रकार से जो टेपिटम है वो पोषक पदार्थों का क्या कर रही है? स्रावण, ठीक। और इस तरह पोषक पदार्थ
स्पोरोजेनस टिश्यू यानी बीजाणुजन ऊतक या परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से पोषक पदार्थ परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को उपलब्ध होंगे कि यहाँ पर जो टेपिटम की कोशिकाएं वो स्त्रावण करेगी। ठीक, और फिर इनको उपलब्ध हो जाएंगे यानी परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को। ठीक, अब देखिए इस प्रकार की टेपिटम मिलती है कैप्सेला में। किसमें मिलती है? कैप्सेला में। ठीक, अब अपने करते हैं टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य, एक कार्य तो आपको पता चल ही गया है कि टेपिटम क्या करती है कि स्पोरोजेनस टिश्यू या परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा 2-4 काम और भी है, वो भी अपने देख लेते हैं। तो लिखते हैं टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य, फंक्शंस ऑफ टेपिटम। टेपिटम के कार्य, पहला कार्य है क्या है कि बीजाणुजन ऊतक या परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो पहला कार्य तो यही हो गया, बीजाणुजन ऊतक, ठीक, या परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य हो गया कि यह केलेज एंजाइम का स्त्रावण करेगी। केलेज एंजाइम का स्त्रावण करेगी या केलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है। केलेज, ये केलेज एंजाइम करता है कि वो कुछ समय बाद में अपने को पता चल जाएगा। केलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है। ठीक, यह पराग कणों की बाह्य चोल का निर्माण भी करती है। यह पराग कणों की बाह्य चोल या चोल को अपन कह सकते हैं आवरण, बाह्य चोल का निर्माण करती है। देखिए जो परागकण होता है ना, वो दोहरे आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक, जो आंतरिक आवरण है उसको कहते हैं अपने इंटाइन। इंटाइन यानी अंतःचोल, और एक और आवरण होता है जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये होता है एक्जाइन यानी बाह्य चोल। तो बाह्य चोल का निर्माण जो है वो टेपिटम ही करती है। ठीक है, अब नंबर 4 पोलन किट का निर्माण करती है। पोलन किट, पोलन किट का निर्माण भी टेपिटम ही करती है। पोलन किट क्या है कि जो परागकण होता है, परागकण, ठीक, उसके चारों ओर एक तेलीय परत मिलती है। उसके चारों ओर तेलीय परत मिलती है। इस तेलीय परत को अपने कहते हैं पोलन किट। एक बात और, सभी परागकणों के चारों ओर पोलन किट नहीं मिलेगी, यानी सभी परागकणों के चारों ओर जो एक अपना जो तेलीय आवरण है ना, यानी पोलन किट है, वो नहीं मिलेगा। जिन पौधों में कीट परागण होता है, जिन पौधों में कीट परागण होता है, उनके परागकणों के चारों ओर तेलीय परत मिलती है, जिसको कहते हैं पोलन किट। और इस पोलन किट की सहायता से जो परागकण है वो कीटों से चिपक जाते हैं और परागण में सहायक होते हैं। ठीक, और अगला जो है, जो टेपिटम है वो IAA, जिसको कहते हैं अपने ऑक्सीन या ऑक्जीन। जो टेपिटम है वो IAA इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का स्रावण भी करती है। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।